Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग. आइए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑनगोइंग टॉपिक मॉडल्स. ठीक है, तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में काफी मॉडल्स के बारे में जाना था और आज ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. कुछ बचे हुए मॉडल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है दोस्तों, चलिए जी शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. एक बार जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिए. ऑडियो वीडियो क्वालिटी आई होप सब ओके है. चलिए जी भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए दोस्तों आइए. तो आज हम जिस मॉडल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है O2. उसका नाम है O2. क्लियर है? देखते हैं दोस्तों O2 का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं. अगर कहीं पे भी आपको मोरल ऑब्लिगेशन, अगर कहीं पे भी आपको मोरल ऑब्लिगेशन या फिर आपको ड्यूटी की बात करनी है, दोस्तों, तो वहां पे हम लोग O2 का इस्तेमाल करेंगे. समझ में आई बात? मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? नैतिक बाध्यता. नैतिक बाध्यता जहां पे भी आपको कोई नैतिक बाध्यता की बात करनी है या फिर कोई आपको कर्तव्य दिखाना है अपना कर्तव्य दिखाना है, तो वहां पे हम O2 का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है यहां तक बात आपको? यहां तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. आइए कुछ एग्जांपल करते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूं. तो O2 का इस्तेमाल हम कहां करेंगे दोस्तों? जहां पे भी हमें मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता दिखानी है, कोई ड्यूटी दिखानी है, आपका कोई कर्तव्य दिखाना है, तो वहां हम O2 का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है यहां तक बात? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ताकि अपने को सब कुछ समझ में आ जाए. जैसे पहला एग्जांपल है वी ought to obey our parents. हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए. We ought to help those who are in need. those who are in need. हाँ जी बिल्कुल, और भी एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग. एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं मैं तुम्हें. We ought to respect the national flag. ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमने एग्जांपल जाने जहां पे आप मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की बात कर रहे हैं. क्लियर आपको यहां तक? चलिए और हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो हम देखते हैं. हम और कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं O2 का. देखिए, जब आप किसी को कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं, गुड एडवाइस अगर आप किसी को दे रहे हैं, अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छी एडवाइस है, तो उसके लिए भी दोस्तों हम O2 का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए, you ought to watch this movie
You ought to watch this movie because you ought to watch this movie because it has it has some lessons it has some lessons for youth. It has some lessons for youth. You ought to watch this movie because it has some lessons for youth. You ought to be you ought to be fair in you ought to be fair in dealings. You ought to be fair in dealings with your customers. With your कस्टमर्स। लीजिए दोस्तों, नोट करिए, गुड एडवाइस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ought to का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, और हम दोस्तों ought to का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मॉडल के बारे में। ठीक है, चलिए। ought to का इस्तेमाल हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। ought to का इस्तेमाल हम लोग दोस्तों पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए करते तो हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पे आप क्या होते हो, होपफुल होते हो कि यार शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो। यहां आप होप कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। तो जहां पॉसिबिलिटी संभावना की तो बात करो, पर संभावना के अंदर आपकी एक उम्मीद छुपी है कि ऐसा तो हो जाना चाहिए, अगर ऐसा हो तो अच्छा हो जाए। तो दोस्तों वहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां पे हम ought to का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे द price of petrol, the price of petrol ought to, the price of petrol ought to go down, ought to go down in a few months, in a few months. The weather ought to, the weather ought to be fair, the weather ought to be fair on the डे ऑफ योर मैरिज। अब आप यहां पे क्या कह रहे हो कि मौसम साफ होना चाहिए आपकी शादी के दिन। तो यहां पे आप उम्मीद कर रहे हो, आप आशा कर रहे हो कि काश ऐसा हो। तो आपकी पॉसिबिलिटी में आपका होप छुपा हुआ है, आपकी उम्मीद छुपी हुई है कि मौसम साफ होना चाहिए शादी वाले दिन। क्लियर है दोस्तों यहां तक बात? करिए यहां तक नोट। फिर ought to की एक बात और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है? ought to का इस्तेमाल लास्ट पॉइंट और कहां कर सकते हैं हम लोग? बिलीफ बेस्ड ऑन, बिलीफ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको कोई विश्वास है कि पक्का ऐसा ही होगा।
अगर आपको लगता है, आपका कोई विश्वास है प्रोबेबिलिटी संभावना पे आधारित कि ऐसा ही होगा, पक्का ऐसा ही होगा, तो आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे she ought to be in her room, वह पक्का अपने कमरे में ही मिलेगी। यहां पे आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डिनोट्स जेनरसली, वह दिल खोल के दान करता है, वह पक्का अमीर मिलेगा या फिर दयालु आदमी मिलेगा। ही ought to, he ought to be a kind person, he ought to be a kind पर्सन। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ बातें ought to के बारे में जो हमने डिस्कस करी। इसमें से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वो आपका जो मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, वहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है। ये जो पॉइंट है ये थोड़े कम इंपोर्टेंट, जो भी हमने बाद में डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, यहां तक नोट करिए, फिर हम बात करेंगे विल और शेल की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको यहां तक सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है कि सर विल और जो शेल है ना, उसमें कंफ्यूजन होती है। जो विल और शेल वाला पार्ट है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि विल कहां पे आएगा, शेल कहां पे आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा, सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट वेट करिएगा। आइए दोस्तों करते हैं कंटिन्यू। देखो, जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था, और ये बात मैंने वैसे भी आपको बता रखी है, तब हमें एक बेसिक सी बात पता है, हमें उससे एक बेसिक बात पता क्या चली, हमें ये बात पता चली कि जो फर्स्ट पर्सन है,
जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से थे दोस्तों? आई था, वी था। जो आई और वी है, आई और वी के साथ दोस्तों आप विल भी लगा सकते हो और शेल भी लगा सकते हो। आई के साथ और विल के साथ आप दोनों लगा सकते हो। बस डिपेंड क्या करेगा कि जो वाक्य है वो आपका क्या होना चाहिए, या तो अफर्मेटिव होना चाहिए यानी पॉजिटिव, अफर्मेटिव होना चाहिए, या वाक्य क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी अगर वाक्य आपका पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है तो आई और वी के साथ चाहे आप विल लगा दो, शेल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात समझ में आ गई होंगी आपको? आ गई। लेकिन अगर आई और वी के साथ सिर्फ शेल ही लगाना, कब? जब सेंटेंस हमारा क्या हो, इंटेरोगेटिव। जब सेंटेंस क्या हो, इंटेरोगेटिव। एक तो हमें यह बात समझनी है कि आई और वी के साथ विल शेल दोनों में से कुछ भी लगा दो, अगर सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल कब लगेगा? जब वाक्य क्या होगा, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव यानी जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो बच गए आपके सेकंड और थर्ड पर्सन, जो हमारे सेकंड और थर्ड पर्सन हैं, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में दोस्तों विल का ही प्रयोग करना है। इनके साथ में तो हमें विल का ही प्रयोग करना है। क्लियर? यहां तक बात आप लोगों को? अभी मैं आपका एक बेस तैयार कर रहा हूं, मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे विल और शेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समझिए। ठीक है? अगर मैं आपको एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊं ना, तो आप एक चीज समझो, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो जी, आप ऐसे समझिए, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो है हमारे पास विल और एक है हमारे पास शेल। ठीक है? एक तो है हमारे पास विल और एक है हमारे पास शेल। एक तरफ है यहां पे फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और एक तरफ है सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे। ये सब क्या है दोस्तों? सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। क्लियर है यहां तक बात? आप ऐसे समझो कि अगर आप लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो, अगर आपको कहीं पे सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना है, अगर आपको कहीं सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना होता है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, आई और वी के साथ तो क्या आता है, शेल। मैंने तरीका क्या बताया था याद रखने का? एक पोएम हम बचपन में गाते थे ना, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, वी शेल। और सेकंड और थर्ड के साथ क्या लगा देना, विल। अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करनी है, साधारण वाक्य की बात करनी है, तो आप क्या करो, फर्स्ट पर्सन के साथ तो शेल लगा दो। और अब तक जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, तो हमने ये बात पढ़ी है। लेकिन यहां पे जो नया पॉइंट निकल के आया वो ये कि अगर आपको कोई कमांड की बात करनी है, मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, अगर आपको कोई कमांड की बात करनी है, आप किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, आपको प्रोमिस की बात करनी है, ठीक है, आपको डिटर्मिनेशन की बात करनी है, आपको डिटर्मिनेशन की बात करनी है, दृढ़ निश्चय है आपका, आपको किसी कंपल्शन की बात करनी है, आपको किसी कंपल्शन की बात करनी है, आपको किसी प्रोबेबिलिटी की बात करनी है,
जब भी दोस्तों कुछ ऐसी बात करनी हो हमें, अगर हमें कोई ऐसी बात करनी है तो आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या कर दीजिए, अब विल को तो ले आए यहां पे और शेल को ले आए यहां पे। देखो कलर मैंने इस वे में की है, ऑरेंज कलर ऑरेंज वाली बात बता रहा है, येलो कलर येलो वाली बात बता रहा है। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करनी है तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो शेल लगा देंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगा देंगे। लेकिन अगर आपको कमांड, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, प्रोबेबिलिटी ये सब दिखाना है तो आप उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो, आई वी के साथ तो विल लगा दो और यू ही शी इट दे के साथ आप शेल लगा दो। यहां तक बात नोट करिए आप, मैं आपको फिर इसके डिटेल में पॉइंट्स करवाता हूं। चलिए जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी के लिए कब कब होगा। पहली हेडिंग डाल लीजिए, हम विल का इस्तेमाल देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के लिए कब कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है दोस्तों डिटर्मिनेशन। अगर आपने कोई दृढ़ निश्चय ले रखा है, डिटर्मिनेशन, तो आप विल का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई विल नॉट सरेंडर, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर यू। मैं तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगा। वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो जब आपका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, तो आप वहां पे विल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको प्रोमिस दिखाना है, अगर आपको कोई प्रोमिस दिखाना है, तब भी आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का ही प्रयोग करोगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं ना आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या प्रोमिस कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल लगा है तो इसका इनडायरेक्ट भाव ही यही निकल के आता है कि आप प्रोमिस कर रहे हैं। आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे पक्का मिलूंगा। ठीक है, आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। जब आपको प्रोमिस की बात करनी है तब भी आप किसकी बात करेंगे, आप विल की बात करेंगे। और कहां कहां बात कर सकते हैं देखिए, अगर आपको किसी को डराना है, अगर आप किसी को डराते हैं, थ्रेटनिंग, तब भी दोस्तों आप किसकी बात करेंगे, आप लोग विल की बात करेंगे। आप लोग किसकी बात करेंगे, दोबारा लिख देता हूं। अगर हमें किसी को डराना है तब भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ,
जैसे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वी विल स्पॉइल यू, वी विल स्पॉइल यू, वी विल स्पॉइल यू। नोट करिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई इंटेंशन दिखानी है, मैं यही लिख देता हूं, अगर आपको कोई इंटेंशन दिखानी है, इरादा दिखाना है, अगर हमें कोई इंटेंशन यानी कोई इरादा दिखाना है, तब भी आप किसकी बात करोगे? आप विल की ही बात करोगे। अगर हमें कोई इंटेंशन दिखानी है तो भी हम इसकी बात करेंगे, वी विल, वी विल request him to help you, to help you। करिए जी दोस्तों नोट। क्लियर है दोस्तों? और अब इसका बेसिक केस और बता देता हूं मैं आपको कि विल का इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल जो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यू, ही, शी, इट, दे के साथ कब करेंगे देखते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको सिंपल फ्यूचर टाइम की बात करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको सिंपल फ्यूचर टाइम की बात करनी है तो आप विल शैल का प्रयोग करोगे। जैसे आई विल गो टू, अजय हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं ना अभी, सॉरी सॉरी, अभी हम एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमने अभी लास्ट में फर्स्ट पर्सन को डिस्कस किया है, ठीक है, अभी हम सेकंड पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके, आई नहीं, यहां पे काम करो, यू लिख लो, सेकंड पर्सन की बात करेगा ना, यू विल, हाँ हम ये वाला कर रहे हैं ना अभी, यू शी, हाँ तो यहां पे आप क्या करो, आई की जगह यू कर लो, आई की जगह यू कर लो। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। क्लियर है यहां तक बात? अगर आपको सिंपल फ्यूचर टाइम के बारे में बताना है तो आप क्या करोगे, आप यहां पे विल का इस्तेमाल कर लोगे। क्लियर है यहां तक बात? अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ, तब भी आप किसका यूज करोगे, विल का। और याद रखिएगा दोस्तों एक बात बताता हूं, जब भी आप विल का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए करोगे ना तो यह सिर्फ यू के लिए यूज होता है। जब भी आप रिक्वेस्ट का इस्तेमाल विल के लिए विल के साथ करोगे तो ये सिर्फ यू के लिए ही आएगा और किसी के साथ नहीं आ सकता। जैसे विल यू हेल्प मी,
विल यू हेल्प मी। अब यहां पे विल किसके लिए आया है? रिक्वेस्ट के लिए आया है। अब रिक्वेस्ट के लिए आया है तो पक्का क्या मिलेगा? सिर्फ यू ही मिलेगा। ठीक है, चलिए और कहां कहां आ सकता है देखते हैं। और कहां कहां आ सकता है विल ही थर्ड सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ? अगर आपको कोई ऑर्डर देना है, अगर आपको कोई ऑर्डर देना है तब भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? विल का इस्तेमाल करोगे। जैसे यू विल डू इट एनी वे, यू विल डू इट एनी वे। समझ में आई बात आपको यहां तक? अगर आपको हैबिट दर्शानी है, अगर आपको कोई आदत दर्शानी है, कोई हैबिट दर्शानी है, तो उसके लिए भी आप विल का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, शी विल she will sit for hours, she will sit for hours without talking to anyone, without talking to anyone, without talking to anyone। ये किसकी बात कर रहा है? हैबिट की बात कर रहा है। ठीक है, और हमने अभी हैबिट की बात करी। ठीक है, चलिए अगर आपको इनइविटेबिलिटी की बात करनी है, जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, इनइविटेबिलिटी मतलब जिसको हम कभी टाल नहीं सकते। अगर हमें कोई ऐसी बात करनी है कि आप इसको टाल ही नहीं सकते, तब भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप विल का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे एक्सीडेंट्स विल हैपन, यहां आप क्या दिखा रहे हो कि हम उनको टाल नहीं सकते, हम उनको टाल नहीं सकते। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ विल के रिगार्डिंग बातें। एक पॉइंट और भी लिख लीजिए आप इसके अंदर, अगर आपको प्रोबेबिलिटी दिखानी है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी दिखानी है तब भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप विल का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। कई बच्चे आप से सोचेंगे सर ये जो मॉडल टॉपिक है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं मानता हूं कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप पहली बार इन चीजों को जब पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे चीजों को तब आपको बिल्कुल भी ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, और जब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन के टाइम में कभी भी आपको वो ऑप्शन ऐसा नहीं देगा कि आप कंफ्यूज हो, वो आपको ऐसी ऑप्शन देगा कि आप एक बार में बता दोगे कि हाँ ये परमिशन की बात कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि क्वेश्चन कैसे होंगे, बड़े आराम से होंगे। ठीक है, यहां तक नोट करें आप लोग। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ जी, जैसे कंफ्यूजिंग मैं बता दूं, एग्जांपल देता हूं एक। जैसे अगर हमें एडवाइस की बात करनी है तो एडवाइस के लिए आप शुड लगा सकते हो, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप शुड लगा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रोंग एडवाइस दे रहे हो कि भाई तेरे को ऐसा तो करना ही चाहिए, सिंपल एडवाइस दे रहे हो, शुड लगा दो। लेकिन अगर स्ट्रोंग एडवाइस दे रहे हो, मस्ट लगा दो। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, हमेशा देखिए दोस्तों जो O2 होता है ना वो लगभग मस्ट के जैसा ही होता है। आपको एक बात याद रखनी है कि हम हमेशा प्रेफरेंस मस्ट को देते हैं, हमेशा प्रेफरेंस मस्ट को देंगे। समझ में आई बात यहां तक? चलिए जी, नोट करें यहां तक, फिर हम करेंगे शेल के बारे में डिस्कस।
अब हम डिस्कस करेंगे शेल के बारे में। चलिए जी दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि शेल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ कब कब होता है। शेल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ कब कब होता है, ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले अगर आपको फ्यूचर टाइम की बात करनी है, अगर आपको सिंपल फ्यूचर टाइम की बात करनी है दोस्तों, तो आप शेल का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, और वहां हमने यू लिखा था तो क्या लिख दिया था, विल लिख दिया था, है ना। इससे लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया था, यू के लिए क्या कर दिया था, विल कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। जब आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप परमिशन की बात कर रहे हैं, तब भी आप क्या करोगे, आप शेल का ही इस्तेमाल करोगे। आप शेल का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे शेल वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं, शेल वी गो आउट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहां पे परमिशन ले रहे हो। शेल आई थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल का मतलब होता है सुई में धागा डालना, सुई में धागा डालना। शेल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू। ठीक है, लिख लीजिए जी दोस्तों। और कहां यूज कर सकते हैं हम इसका, अगर हमें कोई अंदाजा लगाना है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। अगर हमें कोई स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा लगाना है, अंदाजा, अगर आपको अंदाजा लगाना है तो भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप शेल का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे वेयर शेल वी लीव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मतलब अगले हफ्ते हम इस समय कहां रहते मिलेंगे, नेक्स्ट वीक आप अंदाजा लगा रहे हो। ठीक है, करिए नोट। अब हम देखते हैं कि शेल का इस्तेमाल हम, ये बहुत आसान है, जब एक बार आप इसको ठंडे दिमाग से शांति से पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा। और जितने क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं सारे के सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। यू, ही, शी। मैं एक चीज आपको पूर्ण रूप से विश्वास से कह सकता हूं कि आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से आप पढ़ के देखिएगा, जितने पॉइंट मैंने आपको बताया है आपसे ज्यादा पॉइंट किसी को नहीं मिलेंगे। आप बुक भी उठा के देखिए, कोई भी बुक उठा लीजिए जो आपका मन करे, जो भी आप पढ़ रहे हो। मैंने आपको दो बातें एक्स्ट्रा ही बताई है, कोई कम नहीं बताई। आप जस्ट उनके बार पढ़िए, ठंडे दिमाग से शांति से बैठ के पढ़िए, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ मैं पॉइंट्स ऑफ एरर भी आपको करवा दूंगा,
इसमें पहली अगर हम बात करते हैं, अगर आपको कमांड के बारे में बात करना है, आदेश देना है, कमांड देनी है, तो आप दोस्तों शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं आदेश के लिए। ठीक है, आदेश के लिए आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है दोस्तों, जब आपको कमांड की बात करनी है तब भी आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोमिस दिखाना है, अगर आपको प्रोमिस दिखाना है तब भी आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोमिस दिखाना है तब भी आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू shall have, you shall have a holiday tomorrow, you shall have a holiday tomorrow। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? प्रोमिस की बात कर रहा है। अगर आपको किसी को कोई धमकी देनी है, डराना है, धमकाना है, तब भी आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई धमकी देनी है, अगर आपको कोई धमकी देनी है तब भी आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हो। धमकी देने के लिए आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, यू शैल बी डिसमिस्ड, you shall be dismissed। ठीक है, धमकी देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है, अगर आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है, अगर आपको कोई डिटर्मिनेशन दिखाना है तब भी आप यूज कर सकते हो। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? आपको दृढ़ संकल्प दिखाना है। यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शैल गो देयर, यू शैल गो देयर। क्लियर है यहां तक बात? और एक पॉइंट और भी देखते हैं हम लोग। अगर कंपल्शन दिखाना है, कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, कंपल्शन मतलब अनिवार्यता कि भाई ये तुम्हें करना ही होगा, कंपल्शन है, अनिवार्य है करना, तब भी आप शैल का यूज करोगे। जैसे स्टूडेंट्स शैल पे, स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस, स्टूडेंट शैल पे देयर फीस by the 8th of every month, by the 8th of every month। ये क्या दिखा रहा है? आपको कंपल्शन दिखा रहा है कि फीस तो भाई देनी ही पड़ेगी, फीस तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस किए मॉडल्स को और काफी डिटेल में डिस्कस किया है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने डिस्कस किया है। हाँ जी, एक मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं होता कि लेस्ट के बाद शुड ही यूज हो। अगर आप लेस्ट के बाद में, कई टीचर कहते हैं कि लेस्ट के बाद में शुड लगाना ही पड़ेगा, तो अगर आप लेस्ट के बाद में शुड नहीं लगाना चाहते तो आप वहां पे बेयर इन्फिनिटिव लगा दीजिए। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब ओरिजिनल फॉर्म, विदाउट एस, ई एस, ई डी, आई एन जी, टू कुछ नहीं आता, सिंपल वर्ब लगा दीजिए। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, मॉडल्स हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ईश्वर में आस्था है, मुश्किलों में रास्ता है। बाय बाय, टेक केयर।